नमस्कार दोस्तों आज हम लोग भाग 5 में पढ़ने वाले हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये टॉपिक जो है इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कोई परीक्षा ऐसी नहीं छूटी जो सवाल ना पूछा गया हो। ठीक है, और जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे हमने कंसीडर किए हैं, यहाँ पर शामिल किए हैं। हम आपको बताएंगे और इस बात की गारंटी है कि अगर आपने मेरे साथ इस तरह पॉलिटी पढ़ ली तो आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। और आपको ना तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, ना ही कोई नोट्स पढ़ना होगा, ना ही कोई आपको और क्लास लेनी होगी। ठीक है, यानी कि यूं कहें कि मैं इतने विस्तार से आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के साथ कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। यकीन ना हो तो आप जो भी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको आप हल करके देख लीजिए। अगर कोई प्रश्न बाहर जाता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य बस ये है कि किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन दिलाना है, आपको अधिकारी बनाना है। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जी जान से लगे हुए हैं, इतनी गर्मी में, और मतलब जो है शूट करते हैं, आप देखते कि पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि फैन अगर चलाते हैं तो आवाज आने लगती है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं कि आप जो है किसी तरीके से अधिकारी बने। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए। हमने कई सारी चीजों को लिखा हुआ है। ठीक है, और हम जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर अंत में आपको ये फैक्ट बताएंगे और सारे जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं एक एक का विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारी संसद है उस संसद के 3 भाग होते हैं। संसद हमारी 3 चीजों से मिलकर के बनती है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, तो जो संसद की संरचना है, ठीक है, वो अनुच्छेद 79 में है, आर्टिकल 79 में है कि संसद की संरचना क्या होगी। तो संसद की संरचना के यानी संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा 81। ठीक है, तो अभी हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे राज्यसभा और इससे अगले वाले में पढ़ेंगे लोकसभा। तो हम यहाँ पर लोकसभा की बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ राज्यसभा के बारे में पूरी की पूरी चर्चा आज होगी। इससे पहले 4 फैक्ट आपको हम बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि राज्यसभा की संरचना कब हुई, यानी राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले राज्यसभा की संरचना बनी थी। ठीक है, इसके बाद अगर लोकसभा की संरचना पूछी जाए, ठीक है, तो ये 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, भारत की पहली निर्वाचित संसद कब गठित हुई थी, 6 मई 1952 को। और संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। ये 4 डेट आप एकदम रट जाइएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। इनसे ये 4 जो लाइनें हैं ना, 4 पॉइंट हैं, ये चारों अपने आप में प्रश्न हैं। ठीक है, 3 अप्रैल, 17 अप्रैल, 6 मई और 13 मई, ये चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर यानी कि राज्यसभा पर। ठीक है, तो आपको पता है कि राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। ठीक है, जो संसद का सदन है इसको हम उच्च सदन कहते हैं, यानी कि कभी भंग नहीं होता है, आगे हम बताएंगे। और इसमें जो है 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इनका चुनाव चयन कैसे होता है हम आपको भी बताएंगे। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या खेल के क्षेत्रों में जो महारत हासिल किया है या उन्होंने अपने क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है, तो उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा सदस्य के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 238 और 12 सदस्य मिलाकर के 250 ये संख्या हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, लेकिन ये 245 सदस्य कैसे आए हैं हम इस पर आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए जो 229 सदस्य हैं
वो तो राज्यों से, यानी जो 28 राज्य हैं उनसे 229 सदस्य हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं वो है केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है, जिसमें से 3 सदस्य हैं दिल्ली से और 1 सदस्य है पुडुचेरी से, ठीक है, और 12 सदस्य हैं मनोनीत। तो ये आप सारे जोड़ देंगे, यानी 229, 3, 1 और 12 तो हो जाएंगे 245। तो ये जो वर्तमान में संरचना है ये अभी राज्यसभा की है कि 229 राज्यों से है, 3 दिल्ली से है, 1 पुडुचेरी से है और 12 मनोनीत सदस्य है, ठीक है। तो वर्तमान में संख्या पूछी जाए तो 245 है और वैसे अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है, ठीक है। यहीं पर ध्यान आपको दिला दें कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 31 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के सदस्य जाते हैं वो 31 संख्या होती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब आइए इधर हम बात करेंगे कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो सदस्य बनने के लिए क्या क्या उनके पास योग्यता होनी चाहिए तो वो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो पहली योग्यता है कि वो है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये हम शुरू से पढ़ते आए, नागरिक होना चाहिए, जन्म से पैदा होना यहाँ पर कंडीशन नहीं है, बस वो नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ठीक है, और वो है उस दौरान किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये कम से कम 3 कंडीशंस हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। अब इनका निर्वाचन कैसे होगा? तो देखिए, निर्वाचन ऐसे होगा कि जो निर्वाचन होता है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो है, जैसे मान लो अगर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य जो जाते हैं तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसके जो सदस्य होते हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। निर्वाचन होता कैसे है? तो वही प्रक्रिया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संकीर्णीय मत पद्धति द्वारा इनका चयन होता है, जो हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में पढ़ते आए हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है और राज्य जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं और तब जाकर के इनका निर्वाचन होता है, ये चयनित होते हैं, ठीक है। अब अगर जब चयनित हो गए हैं, राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, तो सदस्य बनने से पूर्व उनको शपथ लेनी होती है, ठीक है। तो शपथ कैसे लेंगे? शपथ लेंगे ये राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ये सदस्य लेंगे। और कैसे लेंगे? संसद सदस्य के रूप में लेंगे। ध्यान देना है, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य रूप में, ये संसद सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ये संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो आपको हम एक चीज पहले बता दूं कि जो राज्यसभा है वो कैसा है, एक स्थायी सदन है और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, स्थायी सदन है। और ये बात कही गई है आर्टिकल 83 में, अनुच्छेद 83 में बताया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा भंग हो सकती है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। कब? हर दूसरे साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन कर लिया जाता है। इसलिए जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से मतलब सर्कुलेट होकर चलती रहती प्रक्रिया, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो गए और उनके स्थान पर नए सदस्य आ गए। फिर 2 साल बाद जो पुराने जो सदस्य थे 1/3 वो निकल गए, फिर नए आ गए। तो ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, इसलिए कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, ठीक है, तो उसकी सीट पर क्या होगा? उपचुनाव कराया जाएगा, ठीक है। और जो उपचुनाव होगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, ना कि 6 वर्ष के लिए। सपोज मान लो कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य था, ठीक है, और 2 साल उसने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका कार्यकाल बचा 4 साल का, तो जो उपचुनाव होगा वो 4 साल के लिए होगा, ना कि 6 साल के लिए, ठीक है। या अगर वो 4 साल रह लिया है
तो फिर बचे हुए यानी कि 2 साल के लिए होगा, ना कि 6 साल के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मृत्यु, उपचुनाव, बचा हुआ कार्यकाल, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हुए हैं, वो आपको समझाना है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ठीक है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया, यानी कि जिस राज्य की जैसी जनसंख्या है तो जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है उसके सदस्य ज्यादा होंगे, जिस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है उसके सबसे कम होंगे। जैसे कि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो सबसे अधिक सदस्य यूपी के ही है, ठीक है। और जो छोटे छोटे राज्य है तो किसी 1 है, किसी 2 है, किसी 10, 15, 18 इस तरीके से है, ठीक है। ये जो सीटों वाली बात है, तो जब हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों समाप्त कर लेंगे तो हम आपको पूरी टेबल, एक चार्ट बना के समझा देंगे कि किस राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है और किस राज्य से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। चूंकि ये परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरा बताएंगे। कभी कभी तो सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है, कभी कभी क्रम लगाने को आता है या मैचिंग कराने को आ जाता है। एक साइड राज्य दिए होते हैं और एक साइड सदस्य संख्या दी होती है लोकसभा की या राज्यसभा की, तो आपको मैच कराना होता है, ठीक है। तो हम आपको पूरा ट्रिक के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, राज्यसभा में सदस्य और लोकसभा में राज्यों के सदस्य। अगला है जो मंत्रिपरिषद है, पीछे हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है। नहीं शब्द लिखा हुआ है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कथन और कारण में इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है। अगला है जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, पीछे हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि ये जो राज्यसभा के सदस्य होंगे 250 उसमें से नहीं होता है, ये जो है पदेन सभापति होता है। लेकिन जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। देखिए, जो उपसभापति होता है वो अपने किसी सदस्य को चुनेगा, यानी कि आर्टिकल 89 ये कहता है कि जो राज्यसभा का उपसभापति होगा वो राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति चुनेगी। और उपसभापति जब सभापति नहीं रहता अर्थात राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसके कार्यों का संचालन करता है, ना कि उसके पद का। ये भी आपको हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति है यानी सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, जबकि उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य होगा। अगली बात करते हैं, राज्यसभा में किसी भी जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में आरक्षण है लेकिन राज्यसभा में जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ राज्यों की जनसंख्या के आधार पर इसका प्रतिनिधित्व किया गया है और जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। इसके बाद अगला देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में जो भी जरूरी बातें हैं वो आपको हम जब धन विधेयक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यहाँ पर इतना जानिए कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, अर्थात धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लीजिए कि जो धन विधेयक है, ठीक है, तो राज्यसभा को उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यानी कि धन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, वहां से पारित हो गया, फिर राज्यसभा में ये भी पारित होने के लिए आएगा, तो राज्यसभा को सिर्फ ये अधिकार है कि वो धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, उस पर सुझाव दे सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। और जो सुझाव देगी वो लोकसभा को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। और यदि लोकसभा
14 दिन तक उसको रोके रखती है, क्योंकि 14 दिन का ये अधिकार रोकने का, और 14 दिन तक भी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है, यानी ना कोई सुझाव देती है ना उसको वापस करती है, तो स्वतः यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से धन विधेयक पारित हो गया है, ठीक है, अगर 14 दिन बाद भी हो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती है तो। नेक्स्ट है राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत होता है, ठीक है, यानी कि जो अधिवेशन है उसमें 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 बार अधिवेशन आहूत होता है और राष्ट्रपति इसको आहूत करता है, संबोधित करता है, ठीक है। आगे जो राज्यसभा की बैठक होती है उसकी गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्य अनिवार्य होते हैं, ठीक, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य आवश्यक होते हैं, तो कुल सदस्यों के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने का चाहिए, तभी राज्यसभा की बैठक आहूत हो सकती है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद बताने वाले हैं 249, ठीक है, देखिए इसको हम यहां से शुरू करते हैं। यदि राज्यसभा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, फिर से पढ़ रहा हूं, राज्यसभा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, और जो राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया है वह 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन राज्यसभा चाहे तो इसको हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ध्यान ये देना है कि आपको मैंने अनुसूचियां पढ़ाई थी, वहां पर मैंने 3 आपको अनुसूचियां बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, जो राज्य सूची है उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर समवर्ती सूची के मामले में अगर केंद्र और राज्यों का टकराव होता है तो फिर केंद्र का ही कानून माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए राज्य सूची की बात हो रही है, तो राज्यसभा अगर जो है ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे अपने 2/3 बहुमत से, किसमें, राज्य सूची के बारे में, कि अगर कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, संसद को ये अधिकार है। यहाँ राज्य सूची की बात हो रही है, क्योंकि राज्य सूची पर अधिकार किसका है, राज्य का है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है 2/3 बहुमत से, तो फिर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, और ये जो प्रस्ताव पारित किया है राज्यसभा ने वो 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो इसको हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 249 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ किताबों में दिया है, कुछ में नहीं दिया है, दिया भी है तो आप उसको समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपको पूरा इसको डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद एक आर्टिकल और जरूरी है, वो है 312, ठीक है, अनुच्छेद 312। इसमें क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार, यानी कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है यदि राज्यसभा के उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राज्यसभा को अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार रखती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, अनुच्छेद 312। तो ये 312 और 249 ये बहुत जरूरी थे, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है, पीसीएस आईएएस में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा विशेष फोकस किया है कि ये आप भूलें ना, ठीक है। तो ये पूरी जो है राज्यसभा आज मैंने आपको खत्म की, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको लोकसभा पढ़ाएंगे इसी प्रकार पूरा विस्तार से, ताकि आपका कोई प्रश्न छूटे ना, ठीक है। फिर लोकसभा राज्यसभा समाप्त होगी, इसके बाद हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर कैसे कानून बनते हैं ये आपको पढ़ाएंगे, यानी कि धीरे धीरे आपको इतना हम परिपक्व कर देंगे कि पॉलिटी के जितने प्रश्न आएंगे आप देखना कि आपके 100% प्रश्न सही होंगे। क्यों? क्योंकि इतना आपके दिमाग में हम भर देंगे पॉलिटी कि कभी आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। बस आप
लेक्चर देखते रहिए, सिर्फ मुझे सुनते रहिए और जो मैं बता रहा हूं उसको आप नोट करते रहिए और एक दो बार समय समय पर रिवाइज कर लीजिए। देखिए पॉलिटी के आप एकदम से मास्टर नहीं बल्कि पॉलिटी के धुरंधर आप बन जाएंगे, ठीक है। और कभी भी किसी परीक्षा में आपको, चाहे वो आईएएस से लेकर के चाहे वो वनडे एग्जाम हो, कोई भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरे साथ आपको पढ़ना होगा। चलिए मिलता हूं अगले लेक्चर में लोकसभा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।